जय श्री राधे फ्रेंड्स। बगल में अपने घुटनों पर इस तरह से बैठ जाता है जैसे वह बैठा हुआ था। वह धीरे से पास आता है और अपने हाथों को उठाकर दोनों के सर पर रख देता है। उसने अपने हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे। उसके हाथ दोनों के सर पर हल्का सा सहलाते हैं, लेकिन उसमें एक अलग ही कड़कनेस थी। तुम दोनों मेरे लिए कितने खास हो तुम जानते हो ना। काल और विध्वंस चुपचाप बैठे रहे। उस आदमी ने उन दोनों से कहा, अगर तुम लोगों ने मेरे दिए हुए काम को खत्म नहीं किया तो फिर तुम दोनों को खत्म करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा। तुम लोग जिससे टकरा रहे हो उसे अंडर एस्टिमेट करने की भूल मत करना। जहां तुम जरा भी चूके तो मेरे सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। अंडरवर्ल्ड की दुनिया यह मेरी दुनिया है। मैं इस दुनिया का किंग हूँ। मुझे उनका नामो निशान खत्म चाहिए। उसके बाद उस आदमी ने उन दोनों के बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और सर को ऊपर किया। दोनों के चेहरे पर मास्क लगे हुए थे। उस आदमी की गहरी आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी, अगर वह खत्म नहीं हुई तो तुम दोनों को खत्म करने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। दोनों खामोशी से बैठे रहे। वो आदमी कुछ कदम पीछे होकर पलट गया। उस आदमी के हाथ की उंगली के इशारे से वो लोग खड़े हुए। उस आदमी ने पलटते हुए उन दोनों से कहा, मेरे लिए तुम दोनों मेरे गुलाम हो। अगर मेरे दुश्मनों को खत्म नहीं कर सकते तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई भी मतलब नहीं है। नाउ गेट लॉस्ट। काल ने पूरी डिटरमाइंड आवाज में सर झुकाए हुए कहा, वी विल नेवर लेट यू डाउन। वी विल किल देम ऑल। फिर वो लोग चले गए। जीनत आराम से घर पहुंचती है और पहुंचकर सबसे पहले अपने जूते वहीं बाहर निकाल देती है। वह अब शंभू के भेष में थी। अंदर आते हुए उसने अपने मुंह से नकली दाढ़ी मूछ निकालते हुए कहा, धरा कहाँ हो यार। तभी अचानक कमरे से धरा भागती हुई निकली और बोली, जीनत जीनत, तुझे पता है आज क्या हुआ। अचानक वह इतनी ज्यादा खुश और एक्साइटेड लग रही थी कि जीनत कंफ्यूज होकर बोली, क्या हुआ, तेरी लॉटरी लग गई है क्या। जीनत को समझ में नहीं आ रहा था यह पागल लड़की इतना क्यों उछल रही है जैसे इसे करोड़ों का खजाना मिल गया। जीनत ने एक्साइटेड होते हुए कहा, अरे लॉटरी नहीं, जैकपॉट बोलो, जैकपॉट, और वह भी सबसे बड़ा वाला जैकपॉट लगा है। तुझे पता है क्या हुआ। जीनत ने हल्का सा सर हिलाकर बोली, नहीं तो मुझे कैसे पता होगा जब तक तुम नहीं बताओगी। और पहले प्लीज तुम मुझे पानी का एक गिलास दे दो यार। मैं थकी हारी काम से आई हूँ, मुझे एटलीस्ट बैठ कर तो घूट पानी तो पीने दो। जीनत की बात सुनकर धरा ने अपनी आंखों को रोल किया और कहा, पानी गया भाड़ में, पहले मेरी बात सुनो जो कब से मैं तुम्हें बताने के लिए मरी जा रही हूँ। धरा की एक्साइटमेंट देखकर जीनत फाइनली एक गहरी सांस लेकर बोली, ओके ठीक है, बोलो। धरा ने गहरी सांस ली और अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल किया। फिर उसने जीनत से कहा, आज पता है इंस्टाग्राम पर किसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और मुझे मैसेज बैक किया। जीनत अपने पैरों के मोजे निकालते हुए बोली, किसने, सलमान खान ने या शाहरुख खान ने। धरा ने तुरंत जवाब दिया, एक ही ने। धरा की बात सुनकर जीनत अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाकर बोली, कौन, वह तुम्हारा पॉप स्टार। धरा ने करेक्ट करते हुए कहा, पॉप स्टार नहीं, रॉक स्टार। जीनत ने कहा, हाँ हाँ वही। धरा ने एक्साइटेड में उछलते हुए कहा, उसने मुझे अपना फ्रेंड बना लिया। उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और फिर मुझे मैसेज किया, कहा कि मैं अपना ख्याल रखूं, और उसने मेरे दिए हुए गिफ्ट को इस्तेमाल भी किया। उसने उसकी काफ़ी तारीफ भी की। ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। जीनत, मैं बहुत खुश हूँ। जीनत हेल्पलेस होकर धरा की तरफ देखती है। वह अपने मोबाइल फोन में अंबर के आए हुए मैसेज को बार बार देख रही थी, उसे चूम रही थी, उसकी तस्वीरों को चूम रही थी और खुशी में झूम रही थी। जीनत अपने माथे को रगड़ते हुए बोली, यह लड़की प्यार में अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लूली है, सब हो चुकी है। रॉक स्टार, वो रॉक स्टार है। क्या क्या सोच रखा है इस लड़की ने। इस लड़की का ऑब्सेशन कहीं इसे सच में पागल ना कर दे। जीनत खड़ी होकर बोली, अगर तुम्हारा नाचना कूदना हो गया तो यार खाना लगा दो, तब तक मैं नहाकर आती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ आज तो। यह बोलकर लेजी लेजी कदमों के साथ जीनत कमरे की तरफ जाती है। धरा बाहें फैलाकर सोफे पर गिर जाती है और कुशन को पकड़कर अपने सीने से लगा लेती है। वह खुशी और एक्साइटमेंट में उछल रही थी और बार बार अंबर के मैसेज पढ़ रही थी। जैसे पता नहीं बार बार पढ़ने पर उसे क्या ही सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों खाना खा रहे थे। धरा अपने फोन को फाइनली थोड़ा साइड में रखकर जीनत की तरफ देखती है, जो थोड़ा टेंशन में लग रही थी। उसने जीनत से पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। जीनत ने धरा की तरफ देखकर कहा, आज पता नहीं मैं किससे मिली थी और किसके घर गई थी। धरा कंफ्यूज होकर बोली, मुझे कैसे पता होगा जब तक तुम नहीं बताओगी। जीनत, तो
जब यह सुनती है तो उसकी आँखें सिकुड़ जाती है। धरा ने हल्का सा हँसते हुए कहा, "ओके सॉरी, किससे मिली थी बताओ?" जीनत ने जवाब दिया, वही लड़का क्लब में गलती से जिसके कमरे में मैं घुस गई थी और जिसके घर में मेरा लॉकेट छूट गया था। उसके बाद जीनत सारी बात बताती है कि कैसे आरुष से मिली, उसके घर गई, उसने लॉकेट ढूँढने की कोशिश करी, फिर कैसे वह वहाँ से निकल कर आई। उसका लॉकेट फिर भी उसे नहीं मिला। धरा जीनत से बोली, "तो मतलब उसने तेरा नंबर भी ले लिया? लाइक सीरियसली? अगर उसने किसी दिन पता चल गया कि तुम एक लड़की हो तो फिर?" जीनत ने खाना खाते हुए कहा, "दबोच लेगा और क्या? आदमी तो होते हुए भी उसने मेरे होठों पर किस किया। अगर उसे पता चल जाता कि मैं लड़की हूँ तो मुझे पकड़ ही लेता। क्लब के उस कमरे में बता नहीं सकती मैं बाल-बाल बची थी उस आदमी से। वो आदमी पागल है यार, पागल। अपनी ज़िंदगी में इतना ठरकी आदमी मैंने कभी भी नहीं देखा।" धरा ने हँसते हुए कहा, "बाकी वह किस वाला सीन बड़ा अमेज़िंग था। मतलब उसने यह भी नहीं देखा कि वह किसको किस कर रहा है, उसने अपने ड्राइवर को ही दबोच लिया।" फ्रस्ट्रेशन में जीनत मुँह बना लेती है, "कमीना कहीं का। पर मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा लॉकेट क्या वाक़ई में वहीं पर है? मैंने तो सब जगह ढूँढा, पर मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह कहीं और गिर गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा यार।" धरा ने कहा, "डोंट वरी, मिल जाएगा।" जीनत ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, "और कैसे मिलेगा?" धरा ने कुछ सोचा और कहा, "पता नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मिल ही जाएगा।" उसके बाद जीनत तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए चुपचाप अपना खाना खाती है। अभिनव आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और फ़ोन पर बातें कर रहा था। "उसे ज़िंदा रखो, उसे मारना नहीं है। जब तक मैं नहीं चाहता तब तक नहीं मारना।" तभी दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ से अभिनव की गहरी आँखें दरवाजे की तरफ जाती, जहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की जीन्स टॉप में खड़ी हुई थी। उसके हाथों में आईपैड था, चेहरे पर थोड़ी-सी नर्वसनेस से भरे बस छोटी-सी मुस्कान थी। टिमटिमाती हुई आँखों से उसी को देख रही थी। अभिनव ने ओझल को अंदर आने का इशारा किया। उसके बाद उसने फ़ोन पर कुछ और थोड़ी बहुत बात की और कॉल कट कर दिया। अभिनव जहाँ बैठा था वहाँ उसका पर्सनल ऑफिस था। वह बहुत बड़ा कमरा था, बिल्कुल किसी बड़े हॉल के जैसा। वह अभिनव के सामने आकर खड़ी हो गई और थोड़ा-सा नर्वस होके बोली, "आपने बुलाया मिस्टर ठाकुर?" अभिनव आराम से अपनी कुर्सी पर पीठ लगाकर बैठा होता। उसके एक्सप्रेशन हमेशा की तरह बहुत ठंडे थे। हल्की-सी भी कोई नरमाहट नहीं थी, ना उसके चेहरे पर ना ही उसकी आँखों में, और वह जिस तरह से ओझल को देख रहा था उससे ओझल और भी ज़्यादा नर्वस हो रही थी, जैसे किसी भी वक़्त यह आदमी उसके अंदर झाँक कर उसकी सारी सच्चाई का पता लगा लेगा। अभिनव ने थोड़ी डीप आवाज़ में कहा, "मिस सलोनी, आज तुम्हारा अरमान की नैनी के तौर पर पहला दिन है। आर यू रेडी फॉर दिस?" ओझल ने हल्का-सा अपना सर हिलाया और कहा, "जी मिस्टर ठाकुर।" अभिनव ने एक बेल बजाई, तभी बाहर से एक गार्ड हाथ में एक बड़ी-सी थाली लेकर आया। ओझल कन्फ्यूज़ होकर खड़ी रही। थाली में कुछ हथियार थे, अलग-अलग तरह की गन। अभिनव ने ओझल से कहा, "पिक एनीवन यू लाइक।" अभिनव की बात सुनकर ओझल की आँखें कुछ सेकंड के लिए बड़ी हो गई। उसने थाली में रखी हुई बंदूक की तरफ देखा। छोटी-छोटी गन थी, लेकिन वह तुरंत देखते ही पहचान गई कि हर एक गन बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की थी। ऐसी गन नॉर्मली देखने को भी नहीं मिलती। उन्हें स्पेशली बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। इनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस थी। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ओझल हथियारों के बारे में अच्छी जानकारी रखती थी। ओझल ने अभिनव की तरफ देखते हुए पूछा, "क्या यह ज़रूरी है मिस्टर ठाकुर? आई मीन मुझे गन की क्या ज़रूरत है?" अभिनव ने आराम से हाथ में पेन पकड़कर उसे घुमाते हुए बोला, "तुम अरमान के केयर टेकर हो, डेफिनेटली तुम्हारे पास हथियार होने चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, अरमान की भी और तुम्हारी अपनी जान की भी।" ओझल ने थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए अपने कान के पीछे खुजाते हुए कहा, "लेकिन उसके लिए तो आप हमारे आस-पास बॉडीगार्ड्स रखेंगे ही ना, तो मुझे गन कैरी करने की क्या ज़रूरत है?" अभिनव के एक्सप्रेशन थोड़े से गहरे और खतरनाक हो गए। गार्ड्स गार्ड्स तो तुम्हारे आस-पास रहेंगे, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर तुम और अरमान कहीं अकेले रहे और गार्ड तुम्हारी हेल्प करने नहीं पहुँच पाए, तो तुम मुसीबत में पड़ गई। तो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए कि तुम अरमान को कैसे प्रोटेक्ट करोगी। तुम्हारे पास एक वेपन होना चाहिए। डोंट यू एग्री? और जहाँ से तुम आई हो वहाँ पर तो तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है और फिर तुम्हें वेपन कैरी करने में प्रॉब्लम क्या है? तभी अभिनव की आंखें सिकुड़ जाती है और वह पूछता है, "कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो तुम मुझसे छुपा रही हो?" अभिनव की बात सुनकर ओझल के रोंगटे खड़े हो गए। वह उसके चेहरे को, अपने चेहरे पर आने वाले हर एक एक्सप्रेशन को बड़ा गौर से देख रहा था। ओझल छोटी सी भी गलती नहीं कर सकती थी, क्योंकि सामने बैठा आदमी बहुत ज्यादा शार्प था। ओझल ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, "मिस्टर ठाकुर, यूजुअली
मुझे हथियारों का शौक है और मैं अपने पास रखती भी हूँ, लेकिन आपके यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए बस मुझे लगा कि शायद मुझे ज़रूरत नहीं। बट ओके, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक ले लेती हूँ। आई थिंक आप सही कह रहे हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर गन मेरे पास होगी तो काम आ सकती है। फिर ओजल सोचती है कि अगर किसी दिन उसका राज खुल गया तो उसे भागना भी होगा, तो उसके लिए उसके पास हथियार भी होना चाहिए, क्योंकि अभिनव को देखकर लग रहा था कि यह डेफिनेटली उसे जान से मरवा देगा जिस दिन उसकी सच्चाई उसके सामने आ गई। ओजल सारी गन देखती है, उन पर एक नज़र मारती है, फिर उनमें से एक सबसे छोटी गन अपने हाथ में उठा लेती है। वह गन काफ़ी छोटी थी। अभिनव अपनी एक आईब्रोज़ को हल्के से ऊपर उठाकर बोला, "यह कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है? दूसरी गन इससे ज़्यादा कैपेबल है। यह तो सिर्फ़ एक नॉर्मल गन है। इतना ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगी।" ओजल ने गन को अच्छे से देखते हुए कहा, "हथियार नॉर्मल हो या एडवांस टेक्नोलॉजी का, हथियार होता ही नुकसान करने के लिए है। वह कितना नुकसान करेगा, कितना दुश्मन को दूर रखेगा, यह चलाने वाले के हाथों की स्किल पर निर्भर करता है। मिस्टर ठाकुर, हाईली स्किल्ड हाथ अगर एक नॉर्मल सुई भी चलाएगा तो वह भी दुश्मन की जान लेकर ही लौटेगा। और जिसे हथियारों का शौक नहीं, जिसके हाथों में उन्हें चलाने इस्तेमाल करने की स्किल नहीं, वह तोप भी चला ले तो ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे।" ओजल अपनी गन को आराम से अपनी ड्रेस में डालते हुए कहा, "और मैं इसे बहुत आराम से छुपा भी सकती हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि मेरे पास हथियार है।" अभिनव अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाते हुए बोला, "काफी जानकार लगती हो तुम। इम्प्रेसिव।" तभी अरमान दरवाजे से चलता हुआ ऑफिस के अंदर आता है। अरमान जैसे ही आता है, ओजल और अरमान की नजर एक दूसरे से मिलती है। अरमान ओजल को फिर से कड़क नजरों से देख रहा था। उसके चेहरे पर अनप्लेजमेंट एक्सप्रेशन साफ-साफ बता रहे थे कि अगर बात उस हलवे की नहीं होती ना तो डेफिनेटली आज ओजल यहाँ पर खड़ी नहीं होती। अरमान के फेस एक्सप्रेशन देखकर ओजल एक गहरी सांस लेकर अपने मन में बोली, बाप बेटे दोनों एक जैसे, पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। वह तो कीमत अच्छी है इसलिए इस काम में अपना हाथ डाल दिया, पर काम भी कुछ कम खतरनाक नहीं है। एक तो इस लिटिल डेविल को मुझे हमेशा अपने पास रखना होगा, दूसरा यह बड़ा वाला डेविल जिसकी नजरें जैसे मेरे अंदर के ख्यालों को पढ़ने के लिए बेचैन करती रहती हैं। किसी दिन फंस गई बेटा ओझल तो तेरी लाश भी नहीं मिलेगी किसी को। इस बात तूने वाकई में बहुत बुरी जगह हाथ फंसा लिया है और अब पीछे हटने का कोई रास्ता भी नहीं है। तो अब मैं सिचुएशन फेस कर रही हूँ, करो या मरो, और मेरे पास एक ही रास्ता है, करो या मरो। मरना तो है ही, सिर्फ करो ही करो, यही रास्ता है। अरमान ने अभिनव की तरफ देखा और कहा, मुझे पार्क घूमने जाना है, मेरे दोस्त वहां पर आने वाले। अभिनव अपने आईब्रोज को हल्का सा सिकोड़ते हुए बोला, नाउ राइट नाउ, अभी मैं बिजी हूँ। यह बोलकर अभिनव ने अपने लैपटॉप को अपने सामने रख लिया। अरमान की हाथों की मुट्ठियां जोर से कस गई और उसका एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डार्क हो गई। यह देखते हुए ओझल ने अपने आईब्रोज को ऊपर उठाया। अरे बाप रे, यह लिटिल डेविल तो बड़े वाले से भी खतरनाक है। अरमान ने डिटर्मिनेशन के साथ कहा, मुझे घूमने जाना है वरना मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। आई डोंट केयर इफ यू आर बिजी और नॉट, मुझे आपके साथ जाना ही नहीं है। यू आर बोरिंग, आपको देखकर मेरे सारे दोस्त डर जाते हैं, तो आपको मेरे साथ आने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसके साथ जाऊंगा जब भी वह उसे कहीं। यह बोलकर अरमान ने अपनी छोटी सी उंगली को ओझल की तरफ पॉइंट कर दिया। हालांकि अरमान उसके साथ भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन वह अपने पापा को अच्छी तरह से जानता था कि वह अकेले उसे कहीं बाहर नहीं जाने देंगे। उसके साथ साथ दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड और खुद अभिनव जाता है बाहर जाना होता है तो। लेकिन अरमान जानता था अगर अभिनव बिजी है तो जरूर उसका बाहर जाना कैंसिल होने वाला है, इसलिए उसने ओझल को बीच में खींच लिया। अभिनव कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने कहा, ऑल राइट। ओझल की आंखें सिकुड़ गई और फिर अचानक बड़ी हो गई। क्या उसे इस डेविल के साथ बाहर जाना है? अरमान वहां से जाने से पहले ओझल की तरफ देखकर बोला, हम 15 मिनट में निकलेंगे, बी रेडी। यह बोलकर चला गया, लेकिन ओझल की आंखें सिकुड़ गई। दिस लिटिल डेविल, बड़ों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। ओझल बड़ी है, उसे बहुत ज्यादा बड़ी, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसे, लेकिन यह तो उसे ऑर्डर दे रहा है। अब हमने ओझल की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे लिए रूम तैयार करवा दिया, अरमान के बगल वाला रूम है, आज के बाद तुम उसी रूम में रहोगी अरमान के पास। उसे जब भी किसी चीज की जरूरत हो तुम हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहना। यह बोलकर अभिनव लैपटॉप में नजर गड़ाए हुआ था। ओझल हल्की सी हैरान लग रही थी, क्या उसे इसी घर में रहना पड़ेगा 24 आवर्स? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। दुखी इसलिए क्योंकि उसे हमेशा छोटे बड़े डेविल को डील करना पड़ेगा, खुश इसलिए क्योंकि अगर वह इसी घर में रहेगी तो उसके पास बहुत सारे चांस है अपने काम को अंजाम देने के लिए जो उसे जल्द से जल्द करने हैं।
इस आदमी के पर्सनल इंफॉर्मेशन हासिल करनी है और उन्हें उन लोगों तक पहुंचाना है जिन्होंने ओजल को इस काम के लिए हायर किया है। जल्द ही ओजल और अरमान बंगले के बाहर निकलते हैं। अरमान पूरे एटीट्यूड में चल रहा था। उन दोनों के पीछे दर्जनों बॉडीगार्ड हाथ में बड़ी-बड़ी बंदूकें लेके चल रहे थे। उन सबको देखकर ओजल एक गहरी सांस लेती है। इस लड़के ने शायद कभी नॉर्मल बच्चों की जिंदगी जी ही नहीं होगी। पता नहीं इसे कैसा फील होता होगा। एक बच्चा जो अपनी मर्जी से ना कहीं बाहर जा सकता है, ना बच्चों के साथ खेल सकता है। हमेशा उसके आसपास दर्जनों बॉडीगार्ड और उस पर दर्जनों दुश्मन की नजर जमी रहती है। जान का खतरा हर सेकंड रहता है। अरमान की जिंदगी दूसरों के लिए एक राजकुमार जैसी है, लेकिन उसके खुद के लिए वह कितनी सफोकेटेड और खतरनाक है, सिर्फ वही जानता है। वह लोग गाड़ी के पास पहुंचते हैं। ओजल अम्यूज़मेंट भरी नज़रों से उस गाड़ी को देखती है। गाड़ी बहुत बड़ी, काले रंग की, बहुत एडवांस और बहुत ही ज़्यादा महँगी थी। ऐसी गाड़ियाँ उसने सिर्फ़ दूर से ही देखी थी। पता नहीं अंदर से ये कैसा फ़ील करवाती होगी, इसमें बैठकर कैसा लगता होगा। गाड़ी के शीशे बिल्कुल बुलेट प्रूफ थे। ओजल गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई। अरमान की आँखें हल्की-सी सिकुड़ गई, पर उसने अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा किया। बॉडीगार्ड ने तुरंत भागकर गाड़ी का दरवाज़ा अरमान के लिए खोल दिया और अरमान पूरे एटीट्यूड के साथ दरवाजे की तरफ चलते हुए आया। ओज़ल ऑलरेडी अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। अरमान गाड़ी में चढ़ने के लिए आगे बढ़ता है। वह छोटा-सा बच्चा था, उसकी हाइट कम थी, इसलिए उसे चढ़ने में थोड़ा उछलना पड़ रहा था। उसने दोनों हाथों को सीट पर रखा और जैसे ही वह चढ़ने लगा, ओझल ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि अरमान को पकड़कर गाड़ी के अंदर ले सके। लेकिन अरमान ने जब यह देखा तो उसकी आंखें कठोर हो गई और उसने घूरकर ओझल की तरफ देखा। अचानक उसका एक्सप्रेशन, ओझल को कुछ समझ नहीं आया, पर उसे इतना समझ आ गया था कि हेल्प के लिए उसका हाथ बढ़ाना अरमान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऑकवर्ड होकर ओझल ने अपना हाथ पीछे कर लिया। उसके बाद अरमान उछलकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, ओझल से बिल्कुल डिस्टेंस बनाकर। लेकिन ओझल को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जल्द ही आगे पीछे खड़ी गाड़ियों में भी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स बैठ जाते हैं और फिर गाड़ी सड़क पर उतर जाती है। ओझल अम्यूजमेंट के साथ गाड़ी को अपने हाथों से टच कर रही थी। इतनी महंगी और अमेजिंग गाड़ी में जिंदगी में वो पहली बार बैठी थी। यह सब उसके लिए नया था, लेकिन कहीं ना कहीं वह गाड़ी मन ही मन में तारीफ किए बिना नहीं रह पाती, क्योंकि गाड़ी वाकई में बहुत अच्छी थी। उसे इस तरह गाड़ी को टच करता हुआ देख के अरमान अपनी आंखों को रोल कर लेता है। तुम इतनी बड़ी गाड़ी में पहले कभी नहीं बैठी हो ना? अरमान की आवाज़ सुनकर ओझल उसकी तरफ देखती है। अरमान तिरछा सा मुस्कुराकर बोला, मेरे डैड के पास ऐसी सैकड़ों गाड़ियां हैं और मैं हमेशा इन्हीं में बाहर जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम लोग कितने अमीर हो, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि तुम्हारे पास सारे पैसे मिलाकर भी एक ऐसी गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकते। अरमान की बात सुनकर ओझल अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए बोली, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हें बड़ों से बात करने की थोड़ी भी तमीज़ नहीं है और वो तमीज़ तुम्हें सीखनी चाहिए। अरमान ओझल की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, हाँ कर रहा हूँ इंसल्ट, क्या करोगी तुम? ज़्यादा जुबान मत चलाओ, तुम्हें यहाँ पर सिर्फ मेरे आसपास रहने के लिए रखा गया है, तो अपने काम से काम रखो। तुम जानती नहीं हो मेरे डैड कितने खतरनाक है। अगर मैंने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी ना तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे और फिर तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। ओझल अपने सर को मसलने लगती। यह लड़का उसके सर का दर्द बन गया था। आज पहला दिन था और आज ही ओझल को यहाँ से भागने का मन कर रहा था। उसके इरिटेटिंग एक्सप्रेशन देखकर अरमान के चेहरे पर संतुष्टि से भरी मुस्कुराहट आ जाती है। तो क्या हुआ अगर ओझल उसकी केयरटेकर बनने की नौकरी पाने में कामयाब हो गई? उसके लिए यह बिल्कुल आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अरमान ऐसा नहीं होने देगा। जल्द ही वह लोग एक बड़े से पार्क में पहुंच जाते हैं और फिर गार्ड्स भागकर गाड़ी से बाहर निकलते हैं, चारों तरफ एक एरिया स्कैन करते हैं और जल्द ही अरमान की तरफ से दरवाज़ा खोल देते हैं। दूसरी तरफ से ओझल ने अपने दरवाजे को खोलकर निकलती है और इस तरफ से अरमान उछलकर गाड़ी से बाहर निकलता है। छोटे-छोटे पैरों से छोटी-सी जीन्स, ऊपर शर्ट और उसके ऊपर जैकेट। अरमान चेहरे से भी इतना खूबसूरत बच्चा था कि ऊपर से उसका पहनावा भी काफ़ी अट्रैक्टिव था। अरमान के कोल्ड एक्सप्रेशन उसे बाकी बच्चों से अलग बनाते थे। वह ऐसा बच्चा था जो हज़ारों बच्चों के बीच में भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता था। उन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा आलीशान पार्क था, जहाँ पर हर तरह के झूले और खेलने की हर एक चीज़ मौजूद थी। लेकिन अजीब बात है, इतना बड़ा पार्क लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी नहीं है। यह कैसे मुमकिन है? ओझल को यह चीज़ थोड़ी सस्पिशियस लगी। ओझल खाली पार्क को देखते हुए अरमान के बगल में आकर खड़ी हो गई और बोली, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, ये कैसा पार्क है जहाँ कोई खेल ही नहीं रहा? अरमान ने हाथों को पैंट की पॉकेट में डालते हुए कहा, यह पार्क सिर्फ मेरा है, मेरे दोस्तों के अलावा यहाँ पर किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। अरमान की बात सुनकर ओझल हैरान हो गई। क्या कहा तुमने? यह पूरा का पूरा पार्क तुम्हारा है?
ओजल की बात सुनकर अरमान ने कहा, ऑफ कोर्स मेरे डैड ने यह खास मेरे लिए बनवाया है, मेरे बर्थडे पर। उसके बाद अरमान आगे बढ़ जाता है। वह पार्क के अंदर चला जाता है। ओजल भी तुरंत उसके साथ साथ चल रही थी और गार्ड भी। कुछ उनके अगल बगल, कुछ आगे पीछे चल रहे थे। अरमान चारों तरफ नजर मारता है और थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। मेरे दोस्त कहाँ हैं? क्या वह अभी तक आए नहीं? वह इतना ही कहता है, तभी अचानक एक जोरदार गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और अरमान के सामने खड़ा हुआ गार्ड तुरंत तेज चीख के साथ जमीन पर गिर जाता है। यह सब कुछ इतना अचानक होता है कि सब लोग हैरान हो जाते हैं। तुरंत खतरे को भाप कर गार्ड्स अपने हथियार तैनात करते हैं और अरमान और ओजल को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। ओजल भी तुरंत अलर्ट हो जाती है और फटाफट अपनी गन बाहर निकाल लेती है। वो एकदम से अरमान के सामने शील्ड बनकर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर खतरा है। बहुत सारे लोग पार्क में छुपे हुए थे जिनके हाथों में हथियार थे। देखते ही देखते गोलियां चलने लगती हैं। कुछ गोलियां अरमान के गार्ड्स चलाते हैं और कुछ उनके ऊपर चलती है। ओजल अरमान को तुरंत यहाँ से लेकर सेफ जगह पर जाना चाहती थी। उससे पहले ही अरमान वहां से एक लकड़ी के बने घर की तरफ भागता है। ओजल तुरंत चिल्लाई, मिस्टर जूनियर ठाकुर कहाँ जा रहे हो? रुको। वह फटाफट भाग कर जाती है। तभी देखती है कि कुछ लोग तुरंत ही अरमान को आगे से घेर लेते हैं। ओजल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। नो। ओजल तुरंत अपने हाथ में पकड़ी हुई गन का इस्तेमाल करते हुए गार्डों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देती है और तेज स्पीड से भागती हुई अरमान की तरफ जाती है। अरमान जमीन पर बैठ जाता है और कानों पर अपने हाथ रख लेता है। ओजल तुरंत उसके ऊपर जाकर उसे ऊपर से कवर कर लेती है और अपनी गन से चारों तरफ फायरिंग करना शुरू कर देती है। अरमान यहाँ पर सेफ नहीं है, चलो मेरे साथ। वह अरमान को लेकर उस लकड़ी के घर में चली जाती है। अरमान के बॉडीगार्ड्स उन लोगों पर धुआंधार फायरिंग कर रहे थे और वो लोग उसके ऊपर फायरिंग कर रहे थे। ओजल दरवाजे के पीछे छुपी लकड़ी से बाहर सब कुछ देखने की कोशिश कर रही थी। उसने अरमान को देखा, वो चुपचाप एक कोने में बैठ गया था। कमाल की बात है, इस लड़के के चेहरे पर इतना भी डर नजर नहीं आ रहा, काफी कंपोज लग रहा है। ओजल ने बाहर की तरफ गन पॉइंट करके फायरिंग करते हुए कहा, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? अरमान ने जवाब दिया, पहली बार जब यह सब कुछ हुआ था तो बहुत डर लगा था, अब इतना नहीं लगता। अरमान की बात सुनकर ओजल अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गई थी। उसका दिल जोरों से धड़क उठा और उसने अरमान की तरफ देखा। एक छोटा सा बच्चा इतनी सी उम्र में आखिर कितना ही खतरा देख चुका है। उसके लिए यह अटैक, लगातार हो रही फायरिंग, यह सब कुछ ज्यादा डरावना नहीं है। कुछ भी हो, लेकिन अरमान ने जो कुछ भी फेस किया होगा वह कितना खतरनाक होगा। सोचते हुए ही ओजल को अपने सीने में तेज दर्द महसूस होता है। आखिर वह छोटा बच्चा है। बच्चे तो डेलिकेट सॉफ्ट होते हैं, उन्हें इतना कठोर कभी बनना नहीं चाहिए। ओजल लगातार फायरिंग कर रही थी लेकिन जल्द ही उसकी बंदूक की गोलियां भी खत्म होने पर आई थी। तभी अचानक जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वह लोग घर पर हमला बोल देते हैं। एक जबरदस्त धक्के की वजह से लकड़ी का दरवाजा टूट जाता है और 4-5 लोग तुरंत घर में एंटर करते हैं। अरमान और भी ज्यादा कोने में छुप जाता है। अब उसके चेहरे पर थोड़े डर नजर आ रहा था। ओजल तुरंत रिएक्ट करती है और अरमान के सामने शील्ड बनकर खड़ी हो जाती है। अगले ही पल उसके एक्सप्रेशन खतरनाक हो जाते हैं। वह लोग पीछे हटने वालों में से नहीं थे। वह भी ओजल की तरफ बढ़ रहे थे और उन लोगों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया था। एक ने जबरदस्त अपना हाथ उठाया ओजल को पंच मारने के लिए, पर ओजल ने उसकी कलाई को पकड़ा और एक झटके से मरोड़ दिया। आदमी एकदम से जमीन पर दर्द से कहराते हुए गिर गया। यह देखकर बाकी के आदमियों के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। एक ने अपनी लात उठाई और ओजल पर वार किया। उसकी लात पकड़कर वह दीवार से टकरा गई। उसके बाद 2-3 लोग उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। ओजल ने अपनी स्किल और फाइट का अच्छा प्रदर्शन करते हुए उन लोगों के साथ जबरदस्त फाइटिंग की और उन्हें कड़ा मुकाबला भी दिया। बहुत कड़ा मुकाबला। एक आदमी अरमान की तरफ भागा उसे पकड़ने के लिए। ओजल ने वहां रखे एक लोहे के डब्बे को उठाकर उसकी तरफ फेंका जो सीधे उसके सर पर जाके लगा। पता नहीं बाकी के गार्ड्स कहाँ रह गए, लेकिन वह अरमान को इन लोगों के हाथों में नहीं आने दे सकती। तभी वहां कुछ लोग और आ गए जो दुश्मन गैंग के ही लग रहे थे। ओजल उनके बीच अकेली थी और चारों तरफ से उन लोगों ने उसे घेर लिया था। ओजल के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डार्क हो गए और हाथों की मुट्ठियां
बहुत जोर से कस गई थी। उन सब ने एक साथ ओझल पर हमला बोल दिया और ओझल ने भी अपना पूरा पावर प्रदर्शन करते हुए उन लोगों के साथ जबरदस्त फाइटिंग स्किल शुरू कर दी। इस बीच एक आदमी ने अरमान को दबोच लिया और उसे लेकर भागने लगा। ओझल की आंखें बड़ी हो गई। वो फटाफट इन लोगों को निपटाकर अरमान को वापस लेने भागती है। अरमान उस आदमी के चुंगल में फंस गया था। वह आदमी अरमान को अपनी हाथों के नीचे दबाकर भाग रहा था। अरमान ने तुरंत अपने जूते में से एक डिवाइस निकाला जो उसने छुपाकर रखा था। उसने उस डिवाइस को उस आदमी के सीने पर लगाया और एक बटन प्रेस कर दिया। उसे इतना जोर का बिजली का झटका लगा कि अरमान उसके हाथों से छूट गया और वह आदमी एकदम से जमीन पर जाकर गिरा। ओझल ने तुरंत सामने खड़े आदमी को इतनी जोर से लात मारी कि वह दीवार से टकरा गया। बाकी दूसरे आदमी के सर पर लात से वार किया और एक एक को झटके से उसकी गर्दन मरोड़ दी। उसके बाद उसने तुरंत बाकी आदमियों को से बचते हुए जमीन पर पड़ी बंदूक उठाई और एक ही सेकंड में फायरिंग शुरू कर दी उन लोगों के ऊपर। उनके एक्सप्रेशन खतरनाक लग रहे थे। उसने सामने वाले किसी आदमी को रिएक्ट करने का मौका नहीं दिया। फिर फटाफट वह अरमान की डायरेक्शन में भागी जो वहां से सीधा भाग रहा था। अरमान किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहिए। तभी उसने देखा कि कोई अरमान पर फायर करने वाला है। ओझल पूरी स्पीड से भाग रही थी। उसने जोर से छलांग लगाई और भागते हुए अरमान को बाहों में दबोचकर जमीन पर लुढ़क गई। वह एक बड़े से शोपीस के तौर पर बनाए हुए मटके के पीछे अरमान को लेकर छुप गई। उसके बाद उसने गन बाहर निकाली और फिर उस आदमी पर फायर किया। वहां पर कुछ और आदमी थे जो उन लोगों पर फायर कर रहे थे। ओझल का सबसे पहला काम अरमान को प्रोटेक्ट करना था। उसके बाद फिर वह उन लोगों पर फायरिंग शुरू कर देती है। ओझल का निशाना बहुत पक्का था, इसलिए वह बड़ी ही आसानी से बिना ज्यादा गोलियां वेस्ट किए हुए एक एक आदमी को निपटा रही थी। बचपन से ही यह सब कुछ शिवा ने उसे बड़े बढ़िया तरीके से सिखाया था। उसे सब कुछ सिखाया जा सके इसके लिए उसने ओझल को बहुत सारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवाए थे। कराटे, अदर फाइटिंग स्किल और फायरिंग, यह सब कुछ उसने बहुत अच्छे से आता था। ओझल ने अरमान को पकड़ा और कहा, मेरे साथ ही रहना, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं होगा, ओके ब्रेव बॉय। अरमान ओझल की तरफ देखकर बोला, तुम अपनी जान की चिंता करो। ओझल अपनी आंखें सिकोड़ लेती है। बड़ा बदतमीज बच्चा है, इसकी जान बचाने के लिए वहां ये अपनी जान पर खेल रही है। शुक्रगुजार होने की बजाय अब भी इसका एटीट्यूड नहीं बदला। अरमान ने कहा, घूर क्या रही हो, अगर मुझे खरोच भी आई तो तुम काम से गई। ओझल गुस्से में अपने दांत पीसने लगती है। उसका मन तो कर रहा था कि अभी इसे फेंक दे उन लोगों के बीच में, करेंगे जो इसके साथ करना है। कैसा लड़का है, एहसान फरामोश कहीं का। अरमान तुरंत वहां से छुपते हुए गाड़ी की तरफ भागने लगता है। ओझल की आंखें फट जाती है और वह कहती है, अरमान स्टॉप इट, कहाँ जा रहे हो, वहां मत जाओ। लेकिन अरमान उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। वह गाड़ी की तरफ भागने लगता है। ओझल उन लोगों को निपटाकर तुरंत अरमान के पीछे भागती है। अचानक एक आदमी तुरंत अरमान का कॉलर पकड़ता है और उसे उठाकर भाग जाता है। ओझल के कदम एक पल के लिए लड़खड़ा जाते हैं। नो 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 नो, अगर इस चिलगोजे को कुछ भी हो गया तो मेरी बैंड बच जाएगी। और जब फुल स्पीड से वह आदमी के पीछे भागती है तो वह आदमी गाड़ी के पास पहुंचता है। दरवाजा खोलकर अरमान को गाड़ी में फेंक देता है। फिर वह खुद गाड़ी में बैठने लगता है। तभी अचानक एक उड़ता हुआ पत्थर उस आदमी के सर पर आकर लगता है और वो बैलेंस खोकर जमीन पर गिर जाता है। ओझल तुरंत गाड़ी में बैठती है, दरवाजा बंद कर लेती दरवाजा बंद कर लेती है और गाड़ी को स्टार्ट कर लेती है। वह आदमी खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन ओझल एकदम से गाड़ी को बैक करती है और आदमी की चीख निकल जाती है क्योंकि गाड़ी का पहिया उसके पैरों के ऊपर से जाता है। ओझल गाड़ी के सामने की तरफ भागती है, वह भी पूरी स्पीड में। अरमान की तरफ देखकर ओझल ने गुस्से से कहा, मैंने कहा था ना, कोई भी बेवकूफ़ी भरी हरकत मत करना, अगर वह आदमी तुम्हें लेकर चला जाता तो। अरमान ने तिरछा सा मुस्कुराकर कहा, तो तुम यह दुनिया छोड़कर चली जाती, तुम्हें किस लिए रखा है मेरे डैड ने, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ना, तो अपना काम करो, समझी। ओझल डिसबिलीफ के साथ अरमान को देखती है। अपने गुस्से को और कंट्रोल ना करते हुए खींचकर एक थप्पड़ अरमान के गाल पर मारती है। बेवकूफ, बदतमीज। अचानक गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ने की वजह से अरमान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ जाता है। कुछ सेकंड तक वह एब्जॉर्ब नहीं कर पाता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। और जैसे ही वह होश में आता है, गुस्से में उसकी मुट्ठियां जोर से कस जाती हैं और उसका छोटा सा शरीर कांपने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, थप्पड़ मारने की। वह इतना ही बोलता है कि एक और जोर का थप्पड़ उसके गाल पर पड़ता है। अरमान की आंखें फिर से बड़ी हो जाती हैं। ओझल ने गुस्से में तिलमिलाते हुए स्पीड में गाड़ी भगाते हुए कहा, मुंह बंद रखो अपना, वरना
मेरा जो होगा वो देखा जाएगा, तुम्हें इस गाड़ी से नीचे फेंक दूँगी, समझे? अचानक वह इतना ज़ोर से गुस्से में चिल्लाई कि अरमान चुप हो गया। उसके मुँह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह गुस्से में उबल रहा था, लेकिन अब उसे इस लड़की से थोड़ा डर लग रहा था। ज़िंदगी में पहली बार उसने अपने गाल पर 2 गरमा-गरम तमाचे खाए थे। यह उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। उसके दोनों गालों में बर्निंग सेंसेशन महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने जलता हुआ और पानी उसके दोनों गालों पर रख दिया है। ओजल देखती है कि कोई पीछे नहीं है, तो फाइनली उसे राहत की सांस आती है और उसकी गाड़ी जल्द ही ठाकुर मैंशन पहुंच जाती है। बॉडीगार्ड्स तुरंत भागते हुए उनके पास पहुंचते हैं और दरवाजे पर अभिनव भी खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर थोड़े सीरियस भाव थे। गाड़ी का दरवाजा खुला और अरमान गाड़ी से गुस्से में बाहर निकलकर बंगले के अंदर की तरफ भागने लगा। अभिनव तुरंत दौड़ा हुआ आया और उसने अरमान के कंधों को पकड़कर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम ठीक हो? तभी ओझल ने तुरंत वहां पर पहुंच गई और अभिनव ने कोल्ड आंखों से ओझल की तरफ देखा। अरमान ओझल को देखकर गुस्से में उबलने लगता है। उसने अभिनव से शिकायत करते हुए कहा, डैड, इस लड़की ने मुझे 2 थप्पड़ मारा है। इसे अभी के अभी काम से निकाल दो। मैं इस लड़की की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। आप इसे पुलिस से अरेस्ट करवा दीजिए। आप इसे जेल में डलवा दीजिए। मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। अरमान की आवाज़ बहुत तेज़ थी। उसकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं और गुस्से में उसका चेहरा लाल हो जाता है। अभिनव की आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। वह ओझल की तरफ देखता है। ओझल के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बता रहे थे कि अरमान की हरकत से उसे अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चिल्लाकर अरमान से बोली, चुप हो जाओ, वरना अभी तुम्हारे डैड के सामने तुम्हें थप्पड़ मारूंगी मैं। यह बोलकर उसने अपना हाथ उठा लिया। अरमान एकदम से घबरा गया और अभिनव के पीछे जाके छुप गया। आखिर था तो वह छोटा बच्चा ही ना। अचानक ओझल के चिल्लाने से अरमान घबराकर अरमान के पीछे छुप गया। हालांकि उसे ओझल के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह चाह रहा था कि उसके डैड अभी इसी वक्त इसे इस नौकरी से निकाल दे और बंगले से उठाकर बाहर फेंक दे। हो सके तो इसे अरेस्ट करवा दे। उसकी हिम्मत कैसे हुई इस घर के राजकुमार के ऊपर हाथ उठाने की, 2 तमाचे मारने की। आज तक किसी ने नजर उठाकर भी अरमान की बात का जवाब नहीं दिया और इस लड़की ने उसे थप्पड़ मारे। यह चीज अरमान के ईगो को हर्ट कर गई। ओझल की बात सुनकर अभिनव के एब्रोज आपस में सिकुड़ गई और वह बहुत ठंडे एक्सप्रेशन के साथ उसे देखने लगा। अचानक ओझल ने महसूस किया कि उसने गुस्से में आकर कुछ ज्यादा ही बोल दिया। इस चिलगोजे को डांट दिया, वह भी उसके बाप के सामने। अब इसका क्या ही होगा। जिस तरह से अभिनव उसे देख रहा था, ओझल के रोंगटे खड़े हो रहे थे। अभिनव ने अपने हाथों को पैंट की पॉकेट में डाला और फिर बहुत ही डार्क आवाज में पूछा, तुमने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा? तभी अरमान ने बीच में कूदते हुए कहा, एक नहीं 2 थप्पड़ मारे इसने मुझे, एक इस गाल पर और एक उस गाल पर। यह देखो, अभी तक इसके हाथों के निशान मेरे गालों पर हैं। अरमान बड़ी मुश्किल से अपने रोने को कंट्रोल कर रहा था। वह ऐसे रो नहीं सकता था। उसकी इमेज का क्या होता अगर वह सबके सामने रोने लग जाए। वह कोई रोंदू बच्चा नहीं था। आजकल ओझल ने हट को कंट्रोल करते हुए हिम्मत बनाए रखी और अभिनव से कहा, देखिए मिस्टर ठाकुर, मैं उससे इतना ही कहा था कि अभिनव ने अपने हाथ को ऊपर उठाकर चुप रहने का इशारा किया। ओझल की जुबान वहीं पर बंद हो गई। अपने पापा के डार्क एक्सप्रेशन को देखकर अरमान समझ गया था कि इस लड़की की बैंड बजने वाली है। उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वह जैसे ही ओझल को चिढ़ा रहा था, अब तो तू गई बेटा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। ओझल अपना सलाइवा गटक लेती है। अरे बाप रे, यह मुझे इतना गुस्से में क्यों देख रहा है? लगता है आज तो मैं गई काम से। अभिनव ओझल की तरफ देखते हुए बोला, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। तुमने बेटे को थप्पड़ मारा? ओझल के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने बस हाँ में अपना सर हिलाया। अरमान गुस्से में उसे घूर रहा था। अभिनव के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा कड़क हो जाते हैं। और किसने हक दिया तुम्हें मेरे बेटे को हाथ लगाने का? ओझल नजरें उठाकर अभिनव की आंखों में आंखें मिलाती है। वह डिसबिलीव के साथ उस आदमी को देखती है। इस चिलगोजे की जान बचाते बचाते ऑलमोस्ट उसकी जान चली गई थी। थैंक यू बोलने की बजाय यह आदमी सिर्फ उसे डांट रहा है क्योंकि ओझल ने उसके बेटे को 2 थप्पड़ चिपका दिए, क्योंकि वह बहुत ही डिसओबीडियंट हो रहा था। ओझल ने एक गहरी सांस ली और फिर अभिनव की आंखों में देखते हुए थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा, आपने मुझे अपने बेटे की सेफ्टी की जिम्मेदारी दी है। उस वक्त हमारे ऊपर हमला हुआ था, सिर्फ मैं अकेली थी जो अरमान की जान बचाने के लिए लड़ रही थी। बदले में मैंने अरमान से सिर्फ इतना कहा कि वह मुझे फॉलो करे और कुछ भी ना करे, मगर फिर भी उसने मेरी बातों को इग्नोर किया और यहाँ वहाँ भागने लगा। धड़ाधड़ गोलियां चल रही थी। उसे कोई भी गोली लग सकती थी, उसकी जान जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। उसके लिए कौन जिम्मेदार होता?
बताइए आप। माफ़ करना मिस्टर ठाकुर, लेकिन आपका बेटा निहायती बदतमीज़ है। आज अगर उसकी जान चली जाती तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ वह खुद होता। मैंने अपनी जान खतरे में डालकर आपके बेटे की जान बचाई है। और आप अचानक तभी अभिनव की आवाज़ में कड़कपन सुनाई दी। सो व्हाट? क्या तुम्हें इसके लिए पैसे नहीं मिल रहे? अभिनव की बात सुनकर ओझल चुप हो जाती है और हैरान भी। अभिनव ने ओझल से शांत लेकिन खतरनाक आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें इसलिए हायर किया है ताकि तुम मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करो, लेकिन उसे हर्ट करने का हक किसी को भी नहीं है। ओझल अपने हाथों की मुट्ठियों को जोर से कस लेती है। अभिनव कुछ सेकंड चुप हो जाता है। फिर वह अरमान की तरफ देखता है। अरमान मुंह बनाते हुए हाथों को छाती पर क्रॉस करके कहता है, या तो इस लड़की को अभी के अभी नौकरी से बाहर निकालो वरना मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। अरमान की यह धमकी हमेशा काम करती थी। जब भी वह खाना ना खाने की धमकी देकर कोई भी काम अपने पापा को करने को बोलता था, अभिनव वह सारे काम करवा देता था जो अरमान ने बोले हैं। उजल के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। क्या वाकई में अभिनव उसे काम से निकालने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो उसका मकसद कैसे पूरा होगा? उसकी तो बैंड बज जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओझल हिम्मत करते हुए बोली, आई एम सॉरी मिस्टर ठाकुर, वॉज रॉन्ग। आगे से ऐसा नहीं होगा। अरमान आंखें सिकुड़ते हुए ओझल की तरफ देखकर बोला, क्या मतलब है आगे से ऐसा नहीं होगा? तुम यहाँ पर काम ही नहीं करोगी। मेरे डैड तुम्हें पनिशमेंट देंगे। तुम जानती हो तुमने किसे थप्पड़ मारा है? ओझल थोड़ा नर्वस हो गई। वह यह जॉब खोना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बाहर एक बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। काल और विध्वंस उसे नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों ने ओझल को सिर्फ इसलिए हायर किया था ताकि वह अभिनव के घर में घुसकर उसके सीक्रेट इंफॉर्मेशन को उन तक पहुंचा सके। ओझल कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी अचानक अभिनव बोला, सॉरी बोलो। अचानक अभिनव की बात सुनकर ओझल तुरंत अपना सर हिलाकर अरमान की तरफ देखती है और कहती है, मिस्टर जूनियर ठाकुर, आई एम सॉरी। तभी अभिनव बीच में बोल पड़ा, नॉट यू। उसके बाद उसने अरमान की तरफ देखा और कहा, तुम मिस सलोनी को सॉरी बोलो। अभिनव की बात सुनकर ओझल और अरमान दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। अरमान की आंखें बड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही है। कुछ देर तक तो वह कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाया। अभिनव अपनी आंखें सिकुड़ते हुए बोला, अरमान तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सॉरी बोलो अभी के अभी। ओझल स्पीचलेस होकर खड़ी रही। वह खुद हैरान थी, उसने यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। होश में आते ही अरमान गुस्से में चिल्लाकर बोला, लेकिन मैं सॉरी क्यों बोलूं? इसने मुझे थप्पड़ मारे हैं, आप इसको पनिशमेंट दो। मैं क्यों बोलूं? मैं क्यों बोलूं सॉरी? मेरी क्या गलती है? अभिनव अरमान से बोला, तुम्हारी गलती यह है कि तुमने मिस सलोनी की बात नहीं मानी। जब वह तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर लड़ रही थी तो तुम्हें उनकी बात एटलीस्ट माननी चाहिए थी। लेकिन तुमने उनके लिए चीज़ों को मुश्किल कर दिया, जिस वजह से खुद तुम्हारी जान भी जाते जाते बची है। आज अगर तुम्हारी जान चली जाती तो इस चीज़ का जिम्मेदार कौन होता? तुम खुद। तो मिस सलोनी ने तुम्हें थप्पड़ मारकर कोई गलत नहीं की, तुमने बदतमीजी की है। अभी के अभी सॉरी बोलो इनको। ओझल का मुंह खुला का खुला रह गया और वह शॉक्ड होकर अभिनव की तरफ देखने लगी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही है। ओ माय गॉड, दिस इज अनबिलीवेबल। अरमान गुस्से में उबलने लगा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं नहीं बोलूंगा सॉरी, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। वह अंदर की तरफ भागने लगा। तभी अभिनव की आवाज से एक कदम रुक गए। अगर तुमने सॉरी नहीं बोला तो तुम्हारे कमरे से तुम्हारी मॉम की तस्वीर हटा दी जाएगी और सिर्फ तुम्हें कोई भी तस्वीर नहीं दी जाएगी। यह सुनकर अरमान के कदम अपनी जगह पर रुक गए और वह शॉक हो गया। उसकी सिर्फ एक ही कमजोरी थी, ना खिलौने, ना फ़ोन, कुछ भी नहीं। उसकी कमजोरी ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन उसकी माँ की तस्वीरें उसके लिए ख़ास थी। और ये पहली बार था जो अभिनव ने उसे अपनी मॉम की तस्वीरों को लेकर ब्लैकमेल किया था। यह चीज़ अरमान के लिए अनएक्सपेक्टेबल थी। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने पलटकर अभिनव और ओझल की तरफ देखा। ओझल ने जब उसकी आंखों से टपकते हुए आंसू देखे तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने अभिनव की तरफ देखकर कहा, मिस्टर ठाकुर, इट्स ऑल राइट। अरमान अभी बच्चा है, कोई बात नहीं। वह अभिनव ने एक नज़र ओझल की तरफ देखा। उसकी कड़क नज़रों को देखकर ओझल की जुबान बंद हो गई। उसके बाद अभिनव अरमान के सामने चलकर आया और बोला, मैंने तुम्हें 10 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ, माफ़ी मांगो वरना तुम्हारे कमरे से तुम्हारी मॉम की सारी चीज़ें हटा दी जाएंगी। अरमान आंखों से टपकते हुए आंसू और गुस्से से भरी नज़रों से अभिनव को देख रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसका डैड जो कह रहा है वह कर भी देगा। थोड़ी देर शॉक में खड़े रहकर फाइनली अरमान
ओजल की तरफ पलटा। ओजल अरमान की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ देख रही थी। अरमान अपने छोटे छोटे हाथों की जोर से मुठ्ठियां कसते हुए बोला, आई एम सॉरी। उसके बाद वह बंगले के अंदर भाग गया। ओजल स्पीचलेस होकर अपनी जगह खड़ी रही। अभिनव ओजल के सामने चलकर आया और बोला, आज मेरे बेटे की जान बचाने के लिए थैंक यू मिस सलोनी। आपकी इस बहादुरी के लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। ओजल थोड़ा ऑकवर्ड होकर अपने गाल को खुजाते हुए बोली, इट्स ओके मिस्टर ठाकुर, रिवॉर्ड की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आखिर मैं यहाँ अरमान की सेफ्टी के लिए हूँ। उसे सेफ रखना ही मेरी ड्यूटी है। अभिनव हल्का सा अपना सर हिला देता है। ओजल अंदर जाने लगती है। तभी अभिनव की आवाज़ से एकदम से उसके कदम रुक जाते हैं। मिस सलोनी। ओजल रुक जाती है और पलटकर अभिनव की तरफ देखती है। अभिनव की ठंडी आंखें उसे देख रही थी। पता नहीं क्यों उसे हमेशा ही अभिनव की नज़रों से बड़ा ज़्यादा डर लगता था। ऐसा लगता था जैसे किसी भी वक्त वह उसकी सच्चाई को पहचान लेगा। वह हमेशा से ही उसे शक भरी नजरों से देखता था। अभिनव ओझल से बोला, आज तुमने मेरे बेटे को 2 बार थप्पड़ मारा है। वह मेरे लिए खास है, तो आइंदा इस चीज का ध्यान रखना। इसे अपनी आदत मत बना लेना। एक बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया, दोबारा नहीं होगा। ओझल शर्मिंदगी से अपना सर खुजाते हुए बोली, आई एम सॉरी। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अभिनव हल्का सा सर हिला देता है और उसके बाद ओझल वहां से चली जाती है। बंगले के अंदर बहुत तेज तेज कदमों के साथ जाती है और जाते जाते राहत की सांस लेकर बड़बड़ाती है, आज तो बाल बाल बच गई ओजल बेटा। तुझे संभल कर रहना होगा, वरना तेरी कब्र यहीं पर खुद जाएगी। उसके चले जाते ही एक आदमी अभिनव के पास आया और उसे पीछे की तरफ चलने का इशारा किया। उस आदमी के इशारे को समझते हुए अभिनव बड़े ही आराम से चलता हुआ पीछे की तरफ गया, जहां पर बहुत सारे गुंडे खड़े हुए थे। अगर कोई गौर से इन गुंडों को देखे तो यह वही थे जिन्होंने पार्क में अरमान के ऊपर हमला किया था। कुछ की तो हड्डी पसलियां टूट ही गई थी और सब लोग फिर भी स्ट्रेट लाइन में कमांडो की तरह खड़े हुए थे। अभिनव के बगल में खड़े हुए आदमी ने कहा, लड़की ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। इसने इन सबको एक साथ धूल चटाई है, वह भी अकेले। हमने अरमान बाबा के लिए इस बार सही नैनी को चुना है। बहुत कम केयरटेकर थे जो हमारे इस टेस्ट को पास किया। उन्होंने इस लड़की ने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। अरमान की सेफ्टी के लिए अभिनव जी भी केयरटेकर को चुनता है। उसे फिजिकली एक्टिव और स्ट्रांग होना चाहिए। उसे फाइटिंग स्किल आनी चाहिए, गन कैसे चलाई जाती है यह चीज़ आनी चाहिए, और 10-10 लोगों के साथ एक साथ फाइट कैसे की जाती है यह भी आना चाहिए। मौके पर दिमाग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है यह चीज़ भी आनी चाहिए। वह हर केयरटेकर का ऐसे सीक्रेट टेस्ट लेता था, जो भी पास हो जाता था उसे हायर कर लिया जाता था। यह ओजल के लिए भी एक टेस्ट था जिसमें वह पास हो गई। जो भी कुछ हो रहा था पार्क में, अभिनव साफ साफ अपने सामने रखे हुए लैपटॉप में वह सारी फुटेज देख रहा था। जिस तरह से ओजल उन लोगों से लड़ रही थी, वह तो अच्छा हुआ कि बंदूक में नकली गोलियां थी, वरना वह असल में उन सबको जान से मार देती। यहाँ तक कि अरमान को जो थप्पड़ पड़े वह अभी तुमने अपनी आंखों से देखे। आज तक किसी केयरटेकर की हिम्मत नहीं हुई अरमान को उंगली भी लगाने की। इस लड़की ने वाकई में बहुत हिम्मत है। इतनी सी उम्र में लड़की इतनी लाजवाब फाइटर, इतनी बढ़िया गन चलाना जानती है। यह चीज़ अभिनव को अमेज कर रही थी और कहीं ना कहीं उसे अजीब से सस्पिनियंस में भी डाल रही थी। कहीं ना कहीं अभिनव को ओझल पर थोड़ा शक भी हो रहा था। उसने बगल में खड़े हुए आदमी से कहा, लड़की तो लाजवाब है, इसकी स्किल भी कमाल की है, पर फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वह कुछ तो छुपा रही है। तुम लोग उस पर अच्छे से नजर रखो। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।